हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेकानंद जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, संविधान सभा के पार्ट 2 क्लास हमने कल ख़त्म किया और पार्ट 3 का नंबर लगाया जा रहा है आज। दोस्तों, तो संविधान सभा थी और किसको हमने वहाँ तक ख़त्म किया था कि जो है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा। अब इसके बाद हम लोग आगे पे थोड़ी चर्चा करेंगे, तो शुरू किया जाए। चूंकि दो कुछ तो देखिएगा, अब हम एक चीज़ बात कर लें, क्योंकि बिना समितियों के संविधान सभा बना नहीं था। तो पहले चीज हम समितियों पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी समितियां थी, कौन समिति किससे संबंधित थी, क्या थी, कैसे थी, सबके बारे में हम लोग एक चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, तो यहाँ इसको डिलीट कर दिया जाए संविधान सभा पार्ट 2, क्योंकि अब हम पार्ट 3 पे आ गए हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिए संवैधानिक समितियां, संवैधानिक समितियां कौन कौन सी हैं? संवैधानिक समितियां देखिएगा ध्यान से, संवैधानिक समितियां कौन कौन सी? ठीक है, देखिएगा एक एक समिति के बारे में हम चर्चा करेंगे और बताते जाएंगे, समझते जाइएगा। पहली चीज तो बता दें, संघ संविधान समिति, और एक समिति और है संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, तो दो समितियां, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, दूसरी पे चर्चा करते हैं प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, और एक समिति और थी, एक समिति और थी मौलिक अधिकार समिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक अधिकार समिति। इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इन तीनों समितियों के अध्यक्ष। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया समिति, नियम समिति, नियम समिति, संचालन समिति, संचालन समिति, और झंडा समिति, झंडा समिति। इन चारों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चूंकि जानते हैं अभी एक एक लाइन लिखने से बढ़िया है कि हम जब एक व्यक्ति के नाम से इतनी समितियां हैं तो हम सोचे कि एक ही साथ सारे को अटैच कर देते हैं और एक ही साथ आप लोग याद भी कर लेंगे और अच्छे से याद भी हो जाएगा। दोस्तों, प्रक्रिया समिति, नियम समिति, संचालन समिति और झंडा समिति, सबके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। दोस्तों देखिएगा, झंडा समिति में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कुछ बच्चे जेबी कृपलानी बताते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि पीसीएस में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और दोनों बार झंडा समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही माना गया है। इसके बाद देखिए, इतना देखिए कितनी समिति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समितियों को वैसे लिखते तो 9 समितियों की। इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट और पूछी जाती है, मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति। ये थे आपके जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी थे। ये चीज दिमाग में होना चाहिए। एक और समिति है अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति, अधिकार उप समिति। इस समिति के जो
अध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। एक चीज दोस्तों दिमाग में ध्यान लगा लीजिएगा, ये जितनी हम समितियां बताए हैं इससे ज़्यादा समिति आज तक एग्जाम में कोई पूछी ही नहीं गई है और न पूछी जाएगी, ये भी आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि समिति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 11-12 समितियां हो चुकी, और समितियां और भी हैं, लेकिन इन बड़ी समितियों का नाम ही पूछा जाता है तो हम बहुत ज़्यादा अझुआ बना के क्या करेंगे जिसका हमको कोई यूज ना हो। हम उसमें डिटेल चलेंगे जहां हमको डिटेल चलने की आवश्यकता होगी। तो इतनी समितियां हैं, और एक समिति और बचती है जो सबसे प्रमुख है दोस्तों, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ये जो है प्रारूप समिति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब इसको आगे भी हम पढ़ेंगे, B.R. अम्बेडकर, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लेगा भाई। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं और अपनी चीजों की शुरुआत करते हैं। बढ़ो साथ कोई अकेले, चलो साथ कोई अकेले, बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। तो कोई साथ में न हो, इसके बावजूद भी आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे चलते रहिए, यही ईश्वर से कामना है हमारी। अब देखिए आगे चलते हम, तो समितियां तो हुई, अब इसके बाद समिति तो इतनी आप लोग जान लिए, लगभग 12 समितियां आप लोग जाने। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे B.N. राव जी का, इसका नाम B.N. राव, B.N. राव जी का नाम जानते हैं, ठीक है। B.N. राव जी ने किया क्या, इन्होंने प्रथम प्रारूप तैयार किया, संविधान का प्रथम जो प्रारूप था उसको इन्होंने तैयार किया, ठीक है। और इसमें क्या क्या फीचर्स थे जान लीजिए, ठीक है। फीचर्स क्या क्या थे, फीचर्स ये था, इसमें था लगभग 243 अनुच्छेद थे, ठीक है, और 13 अनुसूचियां थी। जो पहला इन्होंने अनुसूची थी, ठीक है, जो पहला इन्होंने प्रारूप तैयार किया B.N. राव जी ने, इसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अब इसी जो ये प्रारूप था, इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए, क्या करने के लिए, विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था प्रारूप समिति। और किसकी अध्यक्षता में किया गया दोस्तों, अध्यक्षता जो थी वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की थी। किसकी थी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। तो चीजें जान लीजिए, प्रथम प्रारूप जो था वो B.N. राव ने तैयार किया था, जिसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। उस प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसको इसीलिए अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक। अब आगे हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं। अब प्रारूप समिति के सदस्यों पर चर्चा करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति को किस किस नाम से जाना जाता है। पहली चीज तो ये आप जानिए, एग्जाम का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो यही है। पहली चीज तो हम इसे प्रारूप समिति बोलते हैं, या इसे एक चीज और बोलते हैं, पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति, दूसरा पांडुलेखन समिति होगा, या इसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, या इसे बोला जाता है मसौदा समिति। इतना नाम है दोस्तों, मसौदा समिति। ये चूंकि ये नाम बताने का मेरा मकसद क्या है, इस चीज को आप लोग समझिएगा। नाम बताने का मेरा मकसद ये है कि इसके जो ये है प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, ये जो चारों नाम है, ये किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ लेता, पूछता ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, या ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य कौन था, या मसौदा समिति का सदस्य कौन था, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, या आपका पांडुलेखन समिति पूछ लेता। प्रारूप तो आप सबको पता है, इसलिए हमने चारों नाम दे दिया जहां पर विद्यार्थियों को किसी प्रकार की झिझक या दिक्कत का सामना न करना पड़े, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये चीजें क्लियर हो गई। अब सबसे पहली बात दोस्तों आती है
कि प्रारूप समिति इतनी बड़ी समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे, इस समिति के जो अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर जी, तो इस समिति का गठन हुआ कब? सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि प्रारूप समिति का गठन हुआ कब। दोस्तों देखिएगा, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या हुआ था दोस्तों? गठन हुआ था। यह आप चीज दिमाग में रखिएगा, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। अब देखिएगा, इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष तो आप लोग जानते हैं अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी। दूसरा, इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? सदस्य की संख्या कितनी थी? तो पहली चीज तो अगर आप जानते हो तो अब चूंकि ऑनलाइन क्लास है इसमें तो हम पूछ सकते नहीं है कि सदस्य संख्या कितनी थी इनकी, तो जान लीजिए अंबेडकर जी को लेकर इनकी सदस्य संख्या कितनी थी? 7 थी। सदस्य संख्या कितनी थी? 7। तो आप जान लीजिए कि अंबेडकर जी को लेकर सदस्य संख्या 7 थी। ठीक है, अब हम एक एक सदस्यों पे चर्चा करते हैं। क्यों जानते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो जब तक आप सातों का नाम नहीं जानेंगे तब तक आपको ये क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे कि प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे। ठीक है, अब एक एक का नाम देखते हैं, एक एक लोग का। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, पहला नाम जान ही रहे हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। बी.आर. अम्बेडकर ये क्या थे? अध्यक्ष थे इस समिति के, आप जान ही रहे हैं। ठीक, दूसरा नाम जो है एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, 2 नाम हो गया। पहला नाम बी.आर. अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे, दूसरा नाम एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। दोस्तों ये जो नाम है, ये नाम दोनों चूंकि याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, आप लोगों को भी दिक्कत होगी, लेकिन हम एक चीज बता दें, अगर आप शिद्दत से लगे रहेंगे हमारे साथ तो हर चीज आपको दिमाग पे होगा, हर चीज आपकी जबान पे होगा, ये आपको दावा करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए। चौथा जो नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सारे नाम एकदम एक नंबर जो है कि बड़े बड़े हैं। ठीक, पांचवा जो नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। के.एम. मुंशी जी, के.एम. मुंशी जी थे पांचवा नाम। ऐसे देखते इस चीज़ों को रिकॉल करते रहिए, हम इसी बीच बीच में आपको रिकॉल भी करवाते रहेंगे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो गए अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी। इसके बाद के जो 2 नाम हैं दोस्तों, ठीक है, इसके बाद के जो 2 नाम हैं वो 2 नाम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और कंफ्यूजन क्या क्रिएट करते हैं? पहला नाम जो है, नाम है डीपी खेतान। डीपी खेतान पहला नाम क्या है? डीपी खेतान। अब पहला नाम अगर आपको डीपी खेतान दिया गया है तो आप सोचिएगा कि 2 चीजें, इस 2 लोग थे, एक डीपी खेतान जी थे और एक जो है बी.एल. मित्रा जी थे। इनमें से एक की तबीयत खराब हो गई थी, एक की डेथ हो गई थी। मतलब ये दोनों सदस्य थे नहीं, कोई न कोई इनकी जगह पे सदस्य बन के आया था। तो देखिए डीपी खेतान जी की क्या हुई थी, इनकी हो गई भाई डेथ, मृत्यु हो गई इनकी। ठीक है, और इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनके स्थान पर जो है डीपी खेतान जी के स्थान पर आपके आए वी.टी. कृष्णमाचारी। कौन है? सॉरी, वी.टी. ने टी. कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी इनके स्थान पर आए टी. कृष्णमाचारी। मृत्यु हो गई किसकी? ये कट्टुम हो गए, खत्म इनका खेला, तो इनके स्थान पर कौन आए? टी. कृष्णमाचारी। इसके बाद 7वां जो नंबर है बी.एल. मित्रा जी का है, बी.एल. मित्र जी का है। बी.एल. मित्र जी की क्या होगी? तबीयत खराबी हो गया होगा, कोई निमोनिया, तमाम सारी चीज, सॉरी निमोनिया तो बच्चों को होती है, हो गया होगा तो तमाम जो है कोई भी रोग हो गया होगा। हम ये नहीं कहेंगे, भाई हमारे देश के अच्छे नेता थे या अच्छे नायक कह सकते हैं, तो उनके बारे में कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ रोग हुआ था, अब हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो बी.एल. मित्र जी की तबीयत बिगड़ गई। तो इनकी जब तबीयत बिगड़ी दोस्तों, तो इनके स्थान पर कौन आए? एन. माधव राव जी। कौन आए सर? एन. माधव राव।
एन माधव राव आ गए इनके। अब आपकी जो है 7 लोगों की सीरीज पूरा हो गई। एक बी आर अम्बेडकर जी, एक एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, डीपी खेतान थे, इनकी डेथ हो गई। इनकी जगह पर टी कृष्णमाचारी जी है। फिर बी एल मित्र जी थे, उनकी तबीयत बिगड़ी, फिर उनकी जगह पर एन माधव राव जी है। तो ये जो थे ये 7 प्रारूप समिति के क्या थे, सदस्य थे। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, सॉरी 7। अब जो है इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हमको क्या आगे क्या चीजें करनी है। तो मिटाते हैं इसको। दोस्तों, कुछ कर गुजरने का जज्बा हमेशा रखिए, क्योंकि कोई भी सिलेक्शन जो होता है, कोई भी सफलता जो होती है बिना कुछ किए नहीं मिलती है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप ये हमेशा से दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको कुछ न कुछ कर गुजरना है, गुजर जाना है। अरे वो गुजर जाना नहीं, कुछ कर गुजर जाना है, कुछ सफल हो जाना है। आप निगेटिव सेंस में उसका मतलब मत लीजिएगा। नहीं कहते हैं लोग अरे वो गुजर गए, ठीक है, वो गुजरना नहीं है, वो तो कायर लोग करते हैं वो गुजरना। लेकिन हमको क्या करना है, हमको कुछ कर गुजरना है। अपने जो है जीवन में कुछ ना कुछ हम अलग सा करेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं। तो चूंकि प्रारूप समिति हो गई, अब प्रारूप समिति इस पर विचार करेगी। विचार करने के बाद प्रारूप समिति इस पर विचार कर लेगी। विचार करने के बाद इसको संविधान सभा में भेजेगी। कहाँ भेजेगी? संविधान सभा में। जब संविधान सभा में जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद एक चीज ये होगी कि संविधान सभा में जाने के बाद देखिए आगे चलते हैं हम क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद संविधान सभा है, ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिए, इसके प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी। एक चीज, इस चीज को आप जानिए, कुल इसके प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। कितने दिन बहस हुई थी दोस्तों? 114 दिन। क्लियर हो गया दोस्तों? प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। इसके बाद आगे देखिए, अब जो है इसके लिए 3 वाचन हुए थे। 3 वाचन जानते हैं ना, होता है। तो इसके लिए 3 वाचन हुए थे। कौन कौन वाचन जान लीजिए। 3 वाचन हुए थे। 3 वाचन में एक प्रथम वाचन था, एक द्वितीय वाचन था, एक तृतीय वाचन, मतलब बहसें उस पर चली। ये 3 वाचन थे कि इन सबों पे बहस चली थी। उसके प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। एक चीज दिमाग में रखिए। अब देखिए हम प्रथम वाचन पे बात करते हैं। प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, जो पहला वाचन चला था वो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। फिर इसके बाद जो दूसरा वाचन चला दोस्तों, दूसरा वाचन, द्वितीय जो वाचन था, ये द्वितीय वाचन दिमाग में रखिए, 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक चला। कहाँ तक चला? 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और ये जो वाचन चला था ये सबसे बड़ा वाचन था। सबसे बड़ा वाचन, बड़ा वाचन का मतलब इसे कह सकते हैं सबसे ज्यादा टाइम तक चला था। जो दोस्तों इसके बाद एक आता है तृतीय वाचन। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि तृतीय वाचन कब से कब तक चला था। देखिए जो आपका तृतीय वाचन था ये आपका, अब जान लीजिए, अंतिम आपका 26 नवंबर 1949 को ही होना है। तो कुछ ना कुछ तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अंतिम कब से कब तक होगा। तो जान लीजिए, हम तो बताने के लिए हाजिर ही हैं, आपकी सेवा में सदैव तत्पर, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा जो दोस्तों वाचन हुआ था, वो वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 तक चला था। 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। और इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। ये चीज आपको पता है कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब जो है संविधान तो अब हमारा बन के तैयार हो गया, लेकिन ये क्या हुआ है, इस दिन को हम एक चीज यहाँ पे लिख दें, 26 नवंबर 1949। तो यहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन ये आता है कि 26 नवंबर जो 1949 है,
इस दिन क्या हुआ था? संविधान देखिए बन के तैयार हुआ था, मतलब हमने उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसको हमने केवल स्वीकार किया था, आत्मर्पित किया था, अंगीकृत किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ भी जाता है, अंगीकृत किस दिन किया था, या हमने स्वीकार किया था इसे, या आत्मर्पित किया था। तो ये सारी चीजें आप जानते रहिए कि क्या क्या 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को क्या किया था, स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम और भी चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा मिटा लें दोस्तों, उसके बाद आगे हम चर्चा कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, ये संविधान तो हमने बनवा दिया, लेकिन कुछ अन्य तथ्य जो हैं उन तथ्यों पर भी हमको चर्चा करने की आवश्यकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए अन्य तथ्य क्या क्या है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखने का प्रयास करिएगा। पहला तथ्य ये है कि संविधान जब बन गया तो उसके पश्चात क्या क्या चीजें उसमें हुई, क्या नहीं हुई। तो देखिएगा, संविधान जो हमारा बना उसमें टाइम कितना लगा था, समय दोस्तों, ये छोटा छोटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हम बता भी देते हैं। समय इसमें कितना लगा, समय जो लगा दोस्तों वो लगा था, कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइम लगा था इसमें। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था किसमें दोस्तों, संविधान बनाने में। दूसरी चीज, इसमें बैठक कितनी हुई, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है दोस्तों। कितनी बैठकें हुई थी, एक तरह से कितनी अधिवेशन जो कह सकते हैं, कितनी बैठकें हुई थी। तो आप जान लीजिए, संविधान को बनाने में 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक कुल 11 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी दोस्तों, 11 बैठक हुई थी। कुल कितनी बैठक हुई थी, 26 नवंबर 1949 तक 11 बैठक। लेकिन एग्जाम कभी कभी फंसाता क्या है, क्योंकि 24 जनवरी को भी कुछ चीजें संविधान में शामिल की गई थी, 24 जनवरी को। तो वो करता क्या है कि वो जो 24 जनवरी वाला है, 24 जनवरी 1950 की जो बैठक को मानता है, ये इसको 12वीं बैठक मान लेता है, 12वीं बैठक मान लेता है। ठीक है, इसको क्या कर लेता है, 12वीं बैठक मान लेता है, क्योंकि इस दिन भी जो है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको राष्ट्रपति घोषित किया गया था। तो उस बैठक को भी ये क्या मान लेता है, क्या मान लेता है, उस बैठक को भी ये मान लेता है कि ये 12वीं बैठक है। लेकिन दोस्तों एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से बता दें, अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में अगर 11 और 12 दोनों दिया है तो आपको ये लगाना होगा कि 12 वो आपसे जानना चाहता है। लेकिन अगर केवल 11 है तो आप 11 लगा दीजिए। 12 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसको भी जोड़ लिया जाता है 24 जनवरी 1950 वाली बैठक को। तो आप बैठक में एकदम क्लियर रहिएगा कि अगर 12-11 नहीं दिया रहेगा तो आप 11 लगाइएगा, सॉरी 12 नहीं दिया तो आप 11 लगाइएगा, और 12-11 दोनों दिया तो आप 12 को ही लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बैठक की तो क्लियरेंस हमने दे दिया। इसके बाद देखिए बैठक के बाद संविधान जो सभा थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। संविधान जो सभा थी उसका प्रतीक चिन्ह, संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह था वो था दोस्तों हाथी। हाथी क्यों, अपने संविधान या किसी के संविधान की बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हाथी था, हाथी क्योंकि हमारा संविधान बड़ा भी तो है इसलिए उसको हाथी कहा भी गया, मतलब हाथी प्रतीक चिन्ह दिया गया है। दूसरी चीज देखिएगा, दूसरी चीज क्या है, संविधान सभा के जो 2 उपाध्यक्ष थे, एक थे H.C. मुखर्जी। आप लोग उपाध्यक्ष जानते नहीं होंगे लेकिन आज जान लीजिए, हमारी क्लास में कुछ हमसे अतिरिक्त चीजें भी सीखते रहिए। जो उपाध्यक्ष 2 थे, अब जान लीजिए कौन कौन से उपाध्यक्ष थे। एक थे बाबू H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, ठीक है। दूसरे थे V.T. कृष्णमाचारी, V.T. कृष्णमाचारी, ये 2 आपके उपाध्यक्ष थे। संवैधानिक सलाहकार जान लीजिए, संवैधानिक सलाहकार
BN राव जी थे, BN राव जी थे। ठीक है, इसके बाद संविधान को हिंदी में किसने लिखा था? सॉरी, संविधान को लिखा किसने था, पहले ये जान लीजिए। संविधान को लिखे थे अपने हाथ से, हैंड राइटिंग। पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, सॉरी क्या नाम है, ये संविधान को लिखने का जो श्रेय जाता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। देखिए नाम बहुत बड़ा नाम है, और इन्होंने लिखा किस भाषा में था? इंग्लिश, अंग्रेजी में। इंग्लिश में लिखा था, किस में लिखा था? अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है, लेकिन जो शैली थी, शैली क्या थी इसकी जान लीजिए। इटैलिक शैली में लिखा गया था। किस शैली में लिखा गया था? इटैलिक शैली में लिखा गया था दोस्तों। इटैलिक शैली, कौन सी शैली थी? इटैलिक शैली थी, उस शैली में लिखा गया था। ये इंग्लिश में लिखा गया था। ये जो संविधान का एक जो कॉपी रखी गई है, जो हार्ड कॉपी जो उस समय लिखी गई थी, तो वो इंग्लिश में लिखा गया था। लेकिन अगर कहा जाए कि संविधान को हिंदी में लिखने का श्रेय, संविधान को हिंदी में किसने लिखा था? हिंदी में लिखने का श्रेय जो जाता है बसंत कृष्ण वैद्य को जाता है। बसंत कृष्ण वैद्य को जाता है संविधान को, जिन्होंने हिंदी में लिखा था, हिंदी में लिखे थे। ठीक है, हिंदी में लिखने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? बसंत कृष्ण वैद्य जी को जाता है। अब देखिए संविधान को सजाने का काम, अंतिम पॉइंट इसमें है, फिर आगे अभी चर्चा करेंगे। संविधान को सजाने का कार्य जो किए थे, सजाने का कार्य राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, और एक नाम और है, वो नाम आप लोग बताइए, लेकिन आप लोग बताएंगे कैसे, क्योंकि ये तो ऑनलाइन क्लास है। तो जान लीजिए राम मनोहर सिन्हा, और एक और थे, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन थे। इसीलिए इस चीज़ को छोड़ दें क्योंकि वो इतने नामी आदमी हैं। आपको बता दें कि आप उन्होंने प्रस्तावना को भी सजाया था, ये भी बात हम आपको बता दे रहे हैं। प्रस्तावना को भी सजाया था और संविधान को भी सजाने का कार्य उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये हो गया।